तो आईवीएफ किड्स अगर ब्रेस्ट फेड है तो वो नेचुरल बॉर्न किड्स के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जो जन्मघुटी में देते हैं बादाम, खारिक या आयुर्वेदिक हर्ब्स कुछ देते हैं, दिस इज अननेचुरल ना। उसको क्यों लगेगा ये इतने कम एज में? ये स्टडीज में भी पाया गया है कि जो बच्चों को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क जो भी देते हैं आप, घुटी या फिर अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग प्रैक्टिसेस है, तो ये सब कुछ हार्म कर सकता है, फायदा तो कुछ नहीं रहता है। नो नो, हनी इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। हनी में पाया गया है कि कभी कभी हनी इज कॉन्टेमिनेटेड विद द बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड बोटुलिज्म बैक्टीरिया, तो जो कि एक बच्चों में सीरियस इलनेस कर सकता है। और जब स्टडीज में पाया गया है कि वो प्रॉब्लम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही होता है, तो रिसर्च में पता चला कि वो हनी के कारण, तो इसलिए फिर हनी बैन कर दिया है टिल 1 year ऑफ एज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के हमारे पॉडकास्ट में हम किड्स एंड किड्स हेल्थ के बारे में बात करेंगे। यूजुअली आजकल के पेरेंट्स दे बोथ आर वर्किंग एंड जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वे साथ में नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से रेजिंग अ न्यू किड हैज बिकम अ चैलेंज टू ऑल द पेरेंट्स। एंड इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अमर तोशनीवाल, जो कि एक बहुत ही उम्दा पीडियाट्रिशियन है। बच्चों के लिए हनी इज बेनिफिशियल और नॉट, बेबी वॉकर उनके लिए अच्छा है या नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम तक कराना चाहिए, एंड क्या हम बेबीज का स्लीप टाइम कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे बहुत से हमारे सवाल रहेंगे जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जाने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम ऐसे ही और पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहें। Okay, so let's start our talk from the time a baby is born. तो जैसे एक बेबी बॉर्न होता है उसके इमीडिएट बाद के टाइम को गोल्डन आवर कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? सो बेबी जब बॉर्न होता है तो पहले ऐसे था कि पीडियाट्रिशियन यूज टू क्लीन द बेबी, कट द कॉर्ड एंड गिव इंजेक्शन एंड देन कीप इन द वार्मर। बट अभी न्यू कॉन्सेप्ट इज़ कि बेबी जब बॉर्न होता है तो इमिजिएटली उसको मदर के चेस्ट पे, मतलब ड्राई करके मदर के चेस्ट पे रखना है उसको, और उसको कवर करना है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि बेबी का जो रेस्पिरेशन है, टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट नॉर्मलाइज होने लगता है, क्योंकि वो मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आता है। एंड इवन जो कॉर्ड कटिंग करते हैं तो उसको भी थोड़ा डिले करते हैं। वो इसलिए क्योंकि 1 to 3 मिनट्स अगर कॉर्ड को डिले किया जाए तो मैटर, ये जो कॉर्ड में का ब्लड जो रहता है प्लासेंटा और कॉर्ड का, वो बेबी में जाने के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, तो बेबी गेट्स मोर ब्लड। तो फिर तो पहले ऐसे होता था कि इमीडिएटली, बट नाउ अडेज ऐसा होता यस, है कि 1-2 मिनट के बाद वो रुक करते हैं। के देते अच्छा, हैं ताकि कॉर्ड अच्छे से कटिंग। ब्लड फ्लो हो जाए। या ओके। तो स्टडीज़ में पाया गया है कि इसके कारण बेबी को थोड़ा आयरन लेवल ज़्यादा रहता है इस इन बेबी में जिनमें ऐसे किया जाता है। वाओ। एंड मेन तो इसका है कि ब्रेस्ट फीडिंग सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि इमिजिएटली बेबी इज़ बॉन्डेड विद द मदर। करेक्ट। मदर में एक इमोशनल बॉन्डिंग तैयार हो जाता है, तो मदर में एक ऑक्सीटोसिन सर्ज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन इज़ द हार्मोन जो कि आपका मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए हेल्पफुल रहता है। सो काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि हेल्पफुल है, इसलिए अभी वो रूटीन प्रैक्टिस में आ गया है ये। अच्छा, आई डिडंट नो दिस थिंग कि ऑक्सीटोसिन मतलब ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा मैटर करता है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन भी उस पर डिपेंड होता है। एंड मे बी दिस इज़ द रीज़न कि आजकल ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ मदर्स आर स्ट्रेस्ड राइट नाउ। सो इज दैट ऑल्सो अ रीज़न? या मतलब स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर अनसक्सेसफुल लैक्टेशन, क्योंकि मदर्स कभी-कभी आजकल काफ़ी पॉसेसिव रहती है, एंग्जायटी में रहती है। तो बहुत बार स्ट्रेस ले लेती है छोटी-छोटी चीज़ों का, और उसके कारण फिर लैक्टेशन पे अफ़ेक्ट होता है। ऑक्सीटोसिन नहीं प्रोड्यूस होता है तो वो कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग पे यस। इफेक्ट करता है। ओके। सो यू कैन सी दिस ना, लाइक 2 घंटे पहले, बेबी जब बॉर्न होने के पहले मदर का मिल्क प्रोडक्शन कुछ भी नहीं रहता, ज़ीरो रहता है। ऑन द मोमेंट बेबी इज़ बॉर्न, आफ्टर 2 घंटे के बाद अपने आप शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ लाइक वेरी मच मिरेकल ऑफ नेचर। जैसे हम सबको ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस तो पता ही है, लेकिन एक पीडियाट्रिशियन से मैं पूछना चाहती हूँ कि एक बच्चे और एक माँ को ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ट्रू। मैं तो ये बोलता हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर से बच्चे को दिया हुआ सबसे प्रीशियस गिफ्ट है।
बच्चे को ये तो है कि माँ का मिल्क सबसे अच्छा है, करेक्ट। उसमें हर न्यूट्रिएंट्स है उसके विकास के लिए, ब्रेन के विकास के लिए, बॉडी के विकास के लिए। बट अभी रिसेंट जो स्टडीज़ हुए हैं उसमें पाया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों को लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे बच्चों में एज़मा का चांसेस नियर अबाउट 20 to 30% कम रहता है। इवन टाइप 1 डायबिटीज़, निमोनियाज़ के चांसेस, इवन एलर्जी के, बाकी के स्किन एलर्जीज़ वगैरह के भी चांसेस कम होते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ब्रेस्ट फीडिंग के कारण मदर को भी बहुत फ़ायदे हैं। मदर को जो ब्रेस्ट कैंसर का परसेंटेज है और ओवेरियन कैंसर का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। अच्छा, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को भी बहुत ज़्यादा या फायदा। सो इट इज़ फाउंड कि जितना माँ ब्रेस्ट फीड करती है, लाइक फॉर एग्जांपल 1 ईयर अगर ब्रेस्ट फीड करती है तो देर इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिडक्शन ऑफ 5 to 6% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और हर 1 साल के लिए वो बढ़ता रहता है। लाइक इफ़ शी ब्रेस्ट फेड फॉर 2 ईयर्स, सेकेंड बेबी पे अगर ब्रेस्ट फीड करती है तो उतना परसेंटेज बढ़ता रहेगा। सो देर इज़ गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर से ज़्यादा प्रोटेक्शन ओवेरियन कैंसर का है। सो ओवेरियन कैंसर में तो 25 to 30% का प्रोटेक्शन मिलता है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। या बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी क्या? आजकल जो सबसे कॉमन है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस एंड रेस्पिरेटरी एलर्जीज़। अगर आप देखोगे आए दिन आजकल कफ कोल्ड ये होते रहता है बच्चों को। फीवर के साथ होता है तो हम उसको इन्फेक्शंस बोलते हैं। जब फीवर के विदाउट रहता है तो वो एलर्जीज़ के कारण रहता है। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन इलनेस। सर कोई पर्टिकुलर रीजन कि आजकल रेस्पिरेटरी इश्यूज ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो अपना रहता है कि राइट फ्रॉम नोज़, थ्रोट, ब्रोंकस एंड लंग्स, तो इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं और उसी के इलनेसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं। सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए है एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर आप देखोगे पोल्यूशन लेवल जो आजकल बढ़ गया है, एयर क्वालिटी, देन क्लाइमेट चेंज, इनके कारण ये सब ट्रिगर्स माने जाते हैं रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के लिए। And बच्चों का बॉडी सेंसिटिव होता ही है बच्चों का बॉडी सेंसिटिव रहता है तो और कैच जल्दी कर लेते हैं ओवर ये सब क्राउडिंग problem। बच्चों में काफ़ी चांस, जैसे वो स्कूल जाते हैं नहीं, तो बट बच्चों बच्चों को का इम्यून सिस्टम अपने से बढ़िया रहता है। बच्चों का इतना इम्यूनिटी इज द बेस्ट। इतने छोटे बच्चों को तो नहीं रहता बच्चों होगा, का 6 महीने। इम्यूनिटी एक्चुअली कम रहता है, हाँ। बट उनका हीलिंग पावर ज़्यादा रहता है। ओके, हाँ। ओके। इम्यूनिटी कम है बट रिकवरी। या बच्चों में कफ कोल्ड ज़्यादा होते हैं ना, जैसे आप देखोगे 5 साल के बाद में अपने आप ही ये इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। बच्चों का सबसे फेवरेट फूड है मिट्टी। बच्चे मिट्टी ज़्यादा क्यों खाते हैं सर? मतलब ये क्या मतलब उसका कुछ है, कोई साइंटिफिक रीजन है कि मिट्टी ज़्यादा पसंद है? क्योंकि हम मतलब ड्राई फ्रूट दे दें तो भी बच्चे मिट्टी ही सेलेक्ट करते हैं, तो उसका क्या रीजन है सर? या बच्चों का मिट्टी खाना या मिट्टी के जैसी जो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें जो खाते हैं बच्चे, जैसे कागज़ खाना, वॉल्स के पेंट के चिप्स खाना, Correct। आइस खाना, हाँ। हेयर्स भी खाते हैं बच्चे। हम्म, तो इनका रीज़न, इसको साइंटिफिकली पाइका बोलते हैं। सो पाइका ये इंडिकेट करता है कि बच्चे की बॉडी में कुछ तो डेफिशिएंसी है। तो द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी इज आयरन। ओके। सो आयरन कभी कभी जिंक की कमी के कारण, कभी कभी कैल्शियम की कमी के कारण इसे करते हैं। सो जब भी बच्चे ये कंप्लेंट से आते हैं पेरेंट्स, तो उनको हमको पता रहता है कि आयरन की कमी तो रहेगी। सो नॉर्मली इतना अगर मिट्टी खाने तक अगर उसका डेफिशिएंसी है तो उसको सिरप तो देना ही पड़ता है। अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर में उसको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो, इसलिए डाइटिक एडवाइस पेरेंट्स को देना रहता है कि आप आयरन रिच फूड खाओ। जैसे वेजिटेबल्स में पालक, मेथी हो गया, बीट रूट, ग्रेन्स में जैसे रागी, जवार, बाजरा, अम, इसमें दालों में भी आयरन रहता है, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, इवन सोयाबीन में रहता है, गुड़ में रहता है। तो मदर अगर ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करती रहेगी, सीड्स में रहते हैं जैसे तिल हो गया या फिर पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, तो ये सारों में रहता है। तो मदर को ये डेली डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा टू अवॉइड दिस इन फ्यूचर। सो सर जो मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, आप यूजुअली उनको फॉर्मूला मिल्क के लिए रिकमेंड करते हैं, बट विच इज़ बेटर, फॉर्मूला मिल्क और काउज मिल्क?
Yes, formula milk. अच्छा, आप कह रहे हैं फॉर्मूला मिल्क इज बेटर देन काउ मिल्क? Yes. एक्चुअली जो फॉर्मूला मिल्क रहता है वो काउ मिल्क से ही बनता है, तो उसको ह्यूमनाइज्ड काउ मिल्क बोलते हैं कि काउ मिल्क को मदर के मिल्क के जैसे बनाया गया है. इफ़ यू सी काउ मिल्क एंड मदर्स मिल्क, उनमें काफ़ी डिफरेंस रहते हैं. काउ मिल्क में जैसे प्रोटीन ज़्यादा रहते हैं, फैट ज़्यादा रहता है, और कुछ ब्रेन ग्रोथ के फैक्टर्स जैसे ARA हो गया, DHA, ये कम रहते हैं. सो फिर उसको ही मॉडिफाई करके उसका प्रोटीन जो ज़्यादा है, जो कि बच्चों के किडनीज के लिए उतना लाइक अप्रोप्रिएट नहीं रहता है, सो वो कम किया है, फैट्स को भी थोड़ा कम किया है, और ये जो ब्रेन ग्रोथ के फैक्टर्स वगैरह वो डाले हैं. सो साइंस इतना एडवांस हो गया है कि इट्स लाइक क्वाइट सिमिलर टू मदर्स मिल्क. लाइक मदर्स, यू कैनॉट रिप्लेस मदर्स मिल्क विथ एनीथिंग, बट देन फॉर्मूला मिल्क इज़ क्वाइट गुड. तो डेफिनेटली फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए अच्छा. एनी डे. बट देर इज वन मोर सोल्यूशन ना, यू कैन स्टोर ब्रेस्ट मिल्क. अभी जो आउटसाइड Yeah, that कंट्री में is क्या तो चलता है if वो you are स्टोर choosing करके. among like फॉर्मूला मिल्क और का मिल्क, तो फॉर्मूला मिल्क. बट अगर आपके पास ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क स्टोर के, जैसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स बोलते हैं उसको, हाँ, ब्रेस्ट मिल्क बैंक्स एक्चुअली. तो ब्रेस्ट मिल्क बैंक में कुछ मदर्स अपना मिल्क स्टोर करती है, तो वो अगर आप प्रोक्योर कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट. बट नॉर्मली वो मिल्क प्रीमैच्योर बेबीज़ के लिए रिजर्व करते हैं, क्योंकि प्रीमैच्योर बेबीज़ कुछ Okay, रहते हैं ना, okay. उनको वो फॉर्मूला मिल्क, का मिल्क कुछ भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं. उनको NEC बोल के एक प्रॉब्लम रहता है, वो होने का खतरा रहता है, तो उनके लिए फिर ब्रेस्ट बैंक जो रहते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बैंक, उसका मिल्क दिया जाता है. नॉर्मल बच्चों को भी मिल सकता है अगर वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है तो, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट्स नॉट पॉसिबल ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि बेबी को दूध तो रेगुलर लगेगा. सो अगर माँ का दूध नहीं होता है तो फॉर्मूला मिल्क इज़ अ गुड ऑप्शन. बट ये आप क्या सोचते हैं सर, इंडिया में दिस इज है, मतलब ब्रेस्ट या ब्रेस्ट पुणे में मिल्क भी है बैंक्स ना, आर ओके. अपने भारतीय विद्यापीठ में भी है. तो क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं ना, प्रीमैच्योर बेबी जो बहुत छोटे हैं, लाइक 600 ग्राम 700 ग्राम. बट एज ए ये तो हो गया टेक्निकल में, बैंक ब्रेस्ट मिल्क बैंक बोल रहे हैं. सो एक मदर अपना ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कर सकती है, और इफ कर सकती है तो फॉर हाउ मेनी डेज, एक दिन, 2 दिन, इवन 3 लाइक दिन? जो वर्किंग मदर्स रहती है उनको तो स्टोर करना ही पड़ता है. कि इफ़ यू सी बहुत सारे मदर्स को 3 मंथ्स पे ज्वाइन करना पड़ता है ऑफिस जो है वो. तो ऐसे टाइम पे व्हाट वी एडवाइस कि आप आपका दूध निकाल के फ्रिज में रख दो. अगर आप रूम टेम्परेचर पे बाहर भी रखते हो तो 4 to 6 आवर्स दूध एकदम अच्छा रहता है. ओके. तो घर में जो भी है केयर टेकर बेबी का, तो उसको वो दूध दे सकते हैं. और अगर मदर फ्रिज में रखती है तो 24 घंटा एकदम से अच्छा रहता है. अगर वो फ्रीजर में रखती है वो तो 1 महीने तक भी अच्छा रह सकता है. ओह. अच्छा. हाँ, सिर्फ जब आप देने वाले हो फ्रीजर से निकाल के दूध, तो उसको थॉइंग कहते हैं. मतलब कि आप वार्म वाटर लीजिए, उसमें वो फ्रीजर का दूध निकाल के वो कटोरी रख दीजिए, तो वो दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर बेबी को आप पिला सकते हो. किड्स आर लाइक एनिमल्स, मतलब ये ना बोलते हैं ना कुछ हैं. तो आप कौन सी ऐसी हैबिचुअल चीजें आप देखते हैं जिससे आप पकड़ लेते हैं कि यार दिस इज द पॉसिबल प्रॉब्लम? मतलब यू ट्रीट ऑन योर गट फीलिंग, और यू ट्रीट ऑन योर मतलब यू ट्रीट ऑन योर लाइक कुछ एक्शन है जिससे यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये हो रहा है. या पीडियाट्रिक्स में वैसे तो सारे एडवांटेजेस है, जैसे मैंने बोला कि यू डील विद क्यूट किड्स, और इलनेसेस मोस्टली क्योर हो जाते हैं, तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत रहता है. बट सबसे चैलेंजिंग यही रहता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, बिकॉज किड्स दे कैन नॉट कम्युनिकेट. सो बट हमारे साइंस में हमको वही सिखाया गया है कि फिर कैसे डायग्नोस करें. फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बहुत रो रहा है, तो देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ रोने के. पेट दर्द हो सकता है, कान दर्द हो सकता है उसका, या फिर उसको कोई बॉडी पेन रह सकता है. तो दिस इज़ अ साइंस, लाइक वी चेक एवरीथिंग, लाइक ईयर पे उसका पेट चेक करो, बाकी उसके हिस्ट्री लो, तो वी कम टू द डायग्नोसिस कि ये उसका पेन इस कारण है, एंड वी ट्रीट अकॉर्डिंगली. आउट ऑफ एक्सपीरियंस वो ध्यान में आ जाता है कि जैसे अभी समझो किसी बच्चे को सर्दी खांसी है, तो मोस्टली वो कान दर्द के कारण रो रहा होगा. जैसे किसी को लूज मोशंस है तो वो पेट दर्द के कारण रो रहा होगा. किसी ने अगर लाइक ही वाज नॉट पास्ट पॉटी फॉर 2-3 days, तो मे बी पेट दर्द हो सकता है. बट देन यू नीड टू चेक ऑल्सो. हाँ.
तो आपको एक बार फुल बॉडी से गो थ्रू या करना ही पड़ता है दिस इस इज बात चैलेंजिंग फॉर पीडियाट्रिशियन ऑल्सो, बट एंड इसमें माँ वो भी हम नहीं बता दिन सकती रात ना। वही देखते रहते हैं क्योंकि हाँ दिस इज द मोस्ट लाइक वन ऑफ द कॉमन कंप्लेंट ना कि बच्चा रो रहा है, वो पेरेंट्स वही कंप्लेंट से आते हैं कि ये बहुत रो रहा है, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि क्या या हो रहा है इसे। सो देन इट बिकम्स अ चैलेंज, बट मुझे लगता है आउट ऑफ एक्सपीरियंस यू लर्न. बट देर इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब देर इज वन स्मॉल एनिमल, क्यूट एनिमल टेबल पे है, और यू आर ट्रीटिंग बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग कि माँ क्या बोल रही है, डैड क्या बोल रहे हैं, और आप खुद क्या समझ रहे हैं एज ए डॉक्टर. सो व्हेन वी से खाना खा लेते हैं, खाना खाना है, तो दे स्टार्ट, नहीं मेरा पेट दर्द हो रहा है, आउट ऑफ रैंडम दे स्टार्ट सेइंग मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है. व्हेन यू से मैगी खाना है, चॉकलेट खाना है, एनी इंटरेस्टेड फूड जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो पेट दर्द नहीं होता. सो बेसिकली दिस इज द लाई. पेट दर्द हो नहीं रहा है, वो बनाया उसका गया है. नाम भी है लाइक फंक्शनल एब्डोमिनल पेन हम बोलते हैं उसको, जो कि काफ़ी कॉमन कंप्लेंट है हमारे लिए. बच्चों लाइक बच्चे आते हैं पेट दर्द हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमारी यही रहता है कि बच्चा रात में उठ के कभी बोला है क्या, पेट दर्द के कारण उठा है क्या रात में. अगर बच्चा रात में उठ के नहीं रो रहा है मतलब सीरियस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सीरियस कुछ है तो दैट शुड ट्रबल एट नाइट ऑल्सो. अगर रात में नहीं उठ रहा है तो फिर हम बोलते मे बी फूड रिलेटेड होगा. फिर हम फूड हिस्ट्री वगैरह लेते हैं उसका कि रिसेंटली आजकल होता ही है थोड़ा सा आउटसाइड फूड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ब्रेड, ये मैदे की चीज़ें वगैरह, तो मोस्टली यही सारे रीज़न रहते हैं. बट कभी कभी बच्चे प्रिटेंड भी कर लेते हैं जैसे आपने बोला, स्कूल जाने के पहले भी बोल सकते हैं, खाना खाने के पहले भी बोल सकते हैं. हाँ, देयर आर किड्स एंड देयर आर स्मार्ट किड्स. या दे नो, मतलब ऐसे बोला मतलब मदर स्टॉप कर देगी, बाकी वो स्टॉप नहीं करने वाली है खाना खिलाने के लिए. तो ये सब आउट ऑफ एक्सपीरियंस आपको रियलाइज होता यस है कि यस हाँ ये पेट दर्द रियल वो है कि हिस्ट्री नहीं से ही है. पता चल जाता है, मतलब मदर जब बोलने लगती है कि ऐसे ऐसे है. अब मुझे ना बच्चों के रिगार्डिंग स्लीपिंग पैटर्न का भी समझना था. जैसे सर आप बाहर देखेंगे बहुत ही अर्ली एज से माँ अपने बच्चे को दूर सुलाना शुरू कर देती है. Right. यूजुअली क्रिब में सुला देते हैं, दूसरे रूम में ही इवन सुला देते हैं. राइट. बट इंडिया में आई डोंट थिंक 2 Yeah, साल yeah, से पहले co-sleeping. माँ सीने से भी उसको दूर रख सकती है. तो ये इस स्लीपिंग पैटर्न के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है क्या? यस, अब्रॉड तो लाइक फ्रॉम वेरी अर्ली एज वो अलग सुलाते, क्रीब में तो सुलाते ही है, और इनफैक्ट वहाँ पे को स्लीपिंग जो मतलब साथ में सुलाना मतलब उसको अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, मतलब इवन डॉक्टर्स भी रिकमेंड नहीं करते हैं. उसका एक कारण ये है कि बच्चे में एक सेड्स बोल के प्रॉब्लम होता है, SIDS, ओके. सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. दैट्स वेरी वेरी रेयर, बट ऐसे है कि उसमें कि कभी कभी माँ का अगर हाथ या बॉडी नींद में अगर बच्चे पे अगर जाए और बच्चा अचानक से सांस नहीं ले पाए, तो ऐसे किस्से हुए हैं, इसलिए तब से वो बैन ही किया है को स्लीपिंग. बट दैट्स वेरी रेयर. तो बट वहाँ पे अलग तो सुलाते हैं, इतना तो लाइक वेरी रूटीन प्रैक्टिस ओवर देयर. और इंडिया में को स्लीपिंग ही कराते हैं, उनको आप बोलोगे भी कि बच्चे को अलग सुलाओ या अलग रूम में सुलाओ तो उनको डॉक्टर बहुत चेंज कर अनकंफर्टेबल देंगे, लगेगा. डॉक्टर चेंज कर देंगे. या ट्रू. या सो बट साइंटिफिकली स्पीकिंग बच्चे को अलग सुलाना चाहिए, क्रीब में सुलाना चाहिए. आप सेम रूम में सुला सकते हो बट क्रीब में. और जब आप बच्चे को सुलाते हो तो जब बच्चा आधी नींद में है तब सुलाना चाहिए. तो सुलाते समय ही शुड बी नोइंग कि मुझे अभी सुला रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ पे आप धीरे से पैट कर सकते हो उसको. तो इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे रात में जब उठते हैं तो आप उनको अगर फिर से उठ के उनको सहलाने लगे वगैरह वो करने की ज़रूरत नहीं है. आप वहीं पे थोड़ा पैट करते हो तो बच्चे बहुत बार सो जाते हैं. अगर उनको वो गोद में ही बच्चे डीप स्लीप में चले गए और उसके बाद में आपने नीचे रखा, तो बच्चे को तो वही मेमोरी याद है कि मैं गोद में था, तो उसको जब वो जगता है तो उनको फिर से रोना शुरू कर या देते फिर हैं. से रोना शुरू कर देता है, और उसको फिर से लेना पड़ता है, फिर से गोद में सुलाना पड़ता है और फिर से नीचे रखना पड़ता है. तो व्हाट वी एडवाइस कि तुम आधी नींद में रहे तभी उसको नीचे सुलाओ, और रात में जब बच्चा जगता है तब भी डोंट पिक द बेबी अप इमीडिएटली. उसको वहीं पे थोड़ा रोने दीजिए, 1-2 मिनट 5 मिनट. उसके बाद में अगर वो ज़्यादा रो रहा है तो आप ले लीजिए. एंड आप देख सकते हो कि मतलब उसको भूख के कारण रो रहा है क्या. अगर वो समझो दूध पी के उसका 1 hour ही हुआ है, यू नो दैट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हंगर, तो आप उसको वहीं पे शांत करने की कोशिश कीजिए. अगर आप इमीडिएटली उठाते रहोगे तो वो फिर आदत हो जाएगा,
फिर वो बच्चा एवरी 1 आवर भी उठ सकता है। What should be the ideal feeding time? So basically every 3 hour, every 4 hour, every 2 hour, क्योंकि यहाँ एज ए लेमन ऐसा लगता है कि भाई बच्चा अगर रो रहा है तो आप इसको दूध पिला दीजिए, मतलब ये भूखा है, देयर इज ओनली वन रीजन, रो रहा है, दूध पिला दीजिए, भूख लग रहा होगा, भूख लग रहा होगा, वो नानी दादी के नुस्खे हैं ना, भूख लग रहा है यस बस। यस। और तो नॉर्मली जब बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वहाँ पे जो नर्सेस रहते हैं या डॉक्टर्स रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप एवरी 2 आवर्स पिलाइए, बट दैट इज़ फॉर 1 to 2 वीक्स, 3 वीक्स मैक्सिमम, जब तक कि बच्चे का पैटर्न सेट नहीं होता है। कि शुरुआत में बहुत सारे बच्चों को उतना एनर्जी नहीं रहता है कि वो खुद से दूध डिमांड करे। बहुत बार वीकनेस के कारण वो उठ नहीं पाते हैं, बहुत बार वेट कम रहते हैं, या फिर मदर और बेबी का बॉन्डिंग नहीं हुआ रहता है। बट एक 2-3 वीक्स के बाद में जब मदर को लगे कि अभी बॉन्डिंग इज सेट, बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको अच्छा दूध मिल रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम बोलते हैं कि अभी ऑन डिमांड फीडिंग देना चाहिए। कि बच्चा कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो 3-4 घंटे भी ना मांगे, तो यू शुड लेट द चाइल्ड स्लीप। तो ऐसे करने से बच्चों को रात में सोने का भी आदत लगने लगता है। और अगर बच्चा कभी ऐसे होता है कि 1.5-2 घंटे को भी मांगे तो आप दे सकते हो। तो ऑन डिमांड फीडिंग रखना चाहिए, ओके, नॉट ऐसा एवरी नहीं 2 कि आवर्स। 2 घंटे के बाद देना है तो नींद से ही उठा या बहुत सारी मदर्स रात में अलार्म लगा के बच्चे को उठा के देते हैं, तो उसके कारण उनका भी नींद नहीं होती है और बच्चे को भी वैसे आदत होने लगता है रात में उठने का। सो यूजुअली ये जो 2-3 आवर्स का आप बोल रहे हो, दिस इज ओनली फॉर 3-4 वीक्स ओनली। वीक्स ओनली, राइट। उसके बाद एज पर ऑन डिमांड फीडिंग इज Okay. एडवाइजेबल। सो सर रिसेंटली बहुत बार सुना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्व करना चाहिए, देर आर टन्स ऑफ बेनिफिट्स, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, 20 साल बाद आपको ये हो जाएगा बच्चों को तो इसमें ये काम आएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है और आपका क्या ओपिनियन है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, अम्बिलिकल कॉर्ड जो स्टोर करते हैं उसे स्टेम सेल बैंकिंग कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो रहता है ना, तो आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न तो कॉर्ड में स्टेम सेल्स रहते हैं जो कि कभी भी आप ग्रो करवा सकते हो उसको। और ऐसे माना गया है कि उसके कारण काफ़ी सारे जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो वो क्योर कर सकते हैं हम। बट ये है, मतलब कॉन्सेप्ट उसका है, बट मैंने जितना रिसर्च किया है इस पे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रिजर्वेशन का, तो जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, इवन यूरोपियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, दे डोंट रिकमेंड फॉर रूटीन यूज़। अच्छा, अगर किसी के फैमिली में पहले बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तब आप उसको प्रिजर्व कर सकते हो। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, तब आप कर सकते हो, बट नॉट फॉर रूटीन यूज़। जितना मैंने देखा है कि पेरेंट्स कैसे बहुत बार इमोशंस में आ जाते हैं जब आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव आके बोलता है कि इसके इतने बेनिफिट्स है, तो वो इमोशंस में आके वो बोलते ठीक है अभी क्या 50,000 60,000 वॉट एवर, आई डोंट नो द रेट, कि कर लेते हैं, अभी नहीं फ्यूचर में आएगा बेनिफिशियल। बट इसके कितने बेनिफिट आगे आएंगे वो भी किसको पता नहीं है, कितने केसेस इससे यूज़फुल हुए भी है ये भी किसी को पता नहीं है। सो अप टिल नाउ इट्स इन इवॉल्विंग फेज। कोई पेरेंट्स अगर मुझे पूछता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है देन गो फॉर इट। पर्सनली मैंने जब स्टडी किया था मेरे खुद के बेबी के लिए, तो मैंने डिसाइड किया था कि आई वोंट गो फॉर इट। ओके ओके, But बिकॉज maybe इसके अभी few- कोई प्रूवन रिजल्ट्स नहीं Yeah. है। इतनी अर्ली एज में इज इट पॉसिबल कि हम बच्चों में एक स्लीप रूटीन बना पाए, कि स्लीप टाइमिंग उनका कंफर्म, क्योंकि जैसे बोल ही रहे बच्चों का तो कुछ सोने उठने का टाइम नहीं है, बट इज इट पॉसिबल कि उसमें उनमें हम ये क्रिएट कर पाए? येस इज़ वेरी वेल पॉसिबल। इनफैक्ट हम सभी मदर्स को सलाह देते हैं कि आप फ्रॉम अर्ली लाइफ ऑफ बेबी आप एक स्लीप रूटीन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ओके स्लीप रूटीन फॉर्म करने के लिए बच्चे को जैसे दिन में ही शुड बी एक्सपोज टू उजाला, मतलब सनशाइन जो है, घर में अगर रोशनी है, घर में आवाज़ें हो रही है, तो उसको दिन और रात का फ़र्क ध्यान में आएगा। उसको जैसे सनलाइट एक्सपोजर तो विटामिन डी के लिए ज़रूरी है, बट देन इसके स्लीप वेक साइकिल के लिए भी ज़रूरी रहता है। फिर जैसे बच्चा रात में अभी आपका सोने का टाइम है तो तब एक कोई तो सीक्वेंस बनाना चाहिए, एक प्रेडिक्टेबल रूटीन, जिसके कारण बच्चे को लगे कि अभी सोने का टाइम हो गया है।
तो जैसे बेबी को जेंटल मसाज किया, उसके बाद में नहला दिया या फिर स्पॉन्जिंग किया, उसके बाद में अगर बच्चा भूखा है तो उसको फीड दे दीजिए, उसको कॉटन के क्लोथ पहनाइए लाइट ऐसे, एंड आप लोरी वगैरह यूज़ कर सकते हो उसके लिए। एंड बच्चे को जब सुलाने आप जाओगे तब जो रूम रहेगा वो थोड़ा क्वाइट रहना चाहिए, वहाँ पे लाइट्स डीम रहने चाहिए, आवाज़ जैसे मोबाइल टीवी नहीं चाहिए। तो ऐसे डेली रूटीन अगर फॉलो किया जाए तो धीरे धीरे करके बच्चे का कैसे एक बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है, हर किसी का रहता है, तो बच्चों का भी रहता है, तो वो क्लॉक सेट होने लगता है, तो बच्चा उस टाइम पे बराबर वो सोने लगता है। तो आप ये सब अगर नाइट रूटीन करेंगे तो बच्चे को भी आइडिया लग जाएगा कि अब ये मेरा सोने का टाइम हो गया है। यस, वेरी ट्रू। ओके। एंड आजकल सर जैसे देखते हैं कि हम अडल्ट्स में ये बहुत कॉमन हो चुका है कि हम मिनरल्स विटामिन सप्लीमेंट्स ले ही रहे हैं, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। बच्चों में भी ये चीज़ें दी जाती है या फिर ब्रेस्ट मिल्क इज इनफ? या ब्रेस्ट मिल्क बाकी चीज़ों के लिए तो इनफ है, बट जैसे विटामिन डी है, तो विटामिन डी ब्रेस्ट मिल्क में एडिक्वेट नहीं रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट। तो आजकल पाया गया है कि मदर्स ही डेफिशिएंट रहती है, क्योंकि उतना सनलाइट में जाना नहीं होता है। इफ़ दे आर गोइंग आउट दे आर कवर्ड, सो मोस्ट ऑफ द इंडियन मदर्स आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। तो बच्चों को नॉर्मली रिकमेंडेशन है राइट फ्रॉम अर्ली लाइफ टिल 1 ईयर ऑफ एज डेली विटामिन डी के ड्रॉप्स देने चाहिए। इन एडिशन आप बच्चे को सनशाइन एक्सपोजर भी देना चाहिए, क्योंकि हम जो ड्रॉप देते हैं वो एक मिनिमम डोज में देते हैं कि उसको डेफिशिएंसी ना हो, बट कंप्लीट उसका रिक्वायरमेंट मीट होने के लिए उसको सनलाइट भी लगेगा। दूसरा रहता है विटामिन के। विटामिन के एट बर्थ सभी बच्चों को दिया जाता है इंजेक्शन। वो बच्चों में एक हेमरेजिक डिसीज़ एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसमें कि ब्लीडिंग होता है बच्चों में, तो वो ना हो इसलिए वो वर्ल्ड वाइड सभी बच्चों को देते हैं। ब्लीडिंग कहाँ से? उनके अम्लाइकस में से या फिर उनके जीआई ट्रैक्ट जो है उसमें से ब्लीडिंग हो सकता है ऐसे। कुछ केसेस जैसे लाइक 1 in 1000 भी अगर है तो वो प्रिवेंट करने के लिए हर बच्चे को विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है बच्चों को, आफ्टर बर्थ। थर्ड मिनरल रहता है आयरन, जो कि नॉर्मली 6 मंथ्स के आगे मोस्टली ब्रेस्ट फेड बेबीज़ को देते हो, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में आयरन थोड़ा सा कम रहता है, और मदर से जो बेबी को आयरन मिलता रहता है वो बेबी के लीवर में स्टोर होता है, और वो राइट फ्रॉम बर्थ अप टू 6 मंथ्स बेबी को यूज़ आ जाता है। फिर 6 मंथ्स के आगे बेबी को वो डाइट में से आयरन मिलने लगता है, बट बहुत बार थोड़ा डेफिशिएंसी हो ही जाता है, इसलिए आईआईपी रिकमेंड करता है कि एक मिनिमम डोज में आयरन 6 मंथ्स के आगे सभी बच्चों को देना चाहिए। जो बच्चे फॉर्मूला फेड रहते हैं तो कैसे फॉर्मूला मिल्क में आयरन फोर्टिफिकेशन रहता है, तो उनको आयरन मोस्टली इज़ नॉट नीडेड। इसके अलावा विटामिन ए कुछ बच्चों में देना चाहिए जिनका कि वेट बहुत कम है या फिर जो मालनरिश्ड है। जिंक एक मिनरल रहता है, तो वो सिलेक्टिव कुछ बच्चों में देना रहता है। तो मतलब इट्स फाइन कि अगर हम बहुत अर्ली एज से भी बच्चों को ये सब या इनफैक्ट दे आर शुरू करें। नीडेड हाँ। बिकॉज बेबीज आर ग्रोइंग एज, सो उनके ग्रोथ पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए इसलिए। सर इन केस ऑफ किड्स एक वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कंट्री वाइड मसाज विच इज सेम, मतलब साउथ वाले साउथ स्टाइल में करते हैं, नॉर्थ वाले नॉर्थ स्टाइल में करते हैं, बट ये एक चीज़ है जो कॉमन है। आपको क्या लगता है कोई इसका कोई सेबल बेनिफिट है, करना चाहिए? कौन सा ऑयल आप रिकमेंड करते हैं? आउटसाइड इंडिया भी इज दिस, मतलब दे आर डूइंग इट? यस बिल्कुल, मसाज तो साइंटिफिकली भी रिकमेंडेड है। मसाज के बहुत सारे बेनिफिट्स है वैसे तो। एक तो बॉन्डिंग होता है माँ बेबी में, या फिर पेरेंट्स अगर करते हैं तो पेरेंट्स और बेबी में। बेबी का सर्कुलेशन बढ़ता है, बेबी को रात में नींद अच्छी आने के लिए हेल्पफुल रहता है। इवन अब अपनी बात हो रही थी कॉलिक की, तो कॉलिक में भी है ना, अगर जेंटल मसाज उसके टमी पे जेंटल स्ट्रोक्स अगर लगाए जाए तो उससे भी कॉलिक के लिए रिलीफ होता है। बट ये सारे बेनिफिट्स ना तब होते हैं जब बच्चा मसाज को एंजॉय करे। पर अपने यहाँ पे देखा गया है कि बहुत बार ये जो मसाज वाले रहते हैं ताइज़, तो वो इतना ज़ोर से मसाज करते हैं कि बच्चे रोने लगते हैं। सो अगर वो बच्चा रो रहा है तो उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो नॉर्मली ऐसे केस में व्हाट वी रिकमेंड, क्योंकि एक बार बच्चा रोने लगा तो वो परमानेंट उसके मन में डर बैठ जाता है मसाज के लिए, तो वो आगे भी रोता ही रहेगा। जब भी वो मसाज शुरू हो जाए तो वो रोएगा।
तो व्हाट वी रिकमेंड कि आप पहले ड्राई मसाज कीजिए, जस्ट नॉर्मल ड्राई हाथ से मसाज कीजिए, तो वो उसके लिए बच्चे नॉर्मली नहीं रोते हैं। फिर जब वो बच्चा कंफर्टेबल लगे 2-4 दिन के बाद में यूज़ सम ऑयल, फिर आप ऑयल बढ़ा दीजिए। और मोस्टली फैमिली मेम्बर्स नहीं करना चाहिए मसाज। आउटसाइड कंट्री भी ये होता है सर, मतलब Yes, इन इंडिया तो yes. वी हैव सीन। Yeah, massage is universally like accepted thing. वो भी करते हैं। एंड लाइक जैसे मैंने बोला कि 1 टाइम to 2 टाइम्स, तो इंडिया में जैसे 2 टाइम्स करते हैं, उधर में भी 1 टाइम करते होंगे, बट इट्स रिकमेंडेड एवरीवेयर। 1 or 2 times a day या पर डे। per day. Yeah. Okay. आई गेस मे बी ऑयल चेंज हो जाता होगा, हमारे जैसे सरसों के तेल से करते हैं, आपके यहाँ पे कोकोनट एंड ऑलिव ऑयल, Coconut समटाइम्स and कोकोनट, olive oil. नॉर्मली कोकोनट ऑयल इज रिकमेंडेड। जैसे अभी गर्मी के दिन है तो कोकोनट ऑयल इज रिकमेंडेड। एंड सरसों के ऑयल से ना थोड़े ऐसे पाया गया है कि उससे एलर्जिक प्रॉब्लम्स कुछ कुछ बच्चों को हो जाते हैं। थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑयल स्ट्रॉन्ग रहता है, राइट। तो वैसे भी मतलब ऑयल स्किन को पेनिट्रेट करके उसका फ़ायदा वैसे नहीं मिलने वाला है, ऑयल बहुत कम जाता है अंदर। मेन मसाज के बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ मसाज है कि मसल्स मूवमेंट सर्कुलेशन ये। तो आप ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी सेफेस्ट ऑयल है वो यूज़ करना चाहिए, जैसे कोकोनट ऑयल है या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। जैसे आजकल मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि बेबी उल्टा सोए, लाइक मतलब पेट पे सोए, पे, पेट right, नीचे हो, right, तो व्हाई इट इज सो? या एक्चुअली दैट्स कॉल्ड टमी टाइम। टमी टाइम में बच्चे को उसके टमी पे सुलाते हैं, कोई तो फ्लैट सरफेस पे, इट कैन बी प्ले मैट और ब्लैंकेट पे। तो उससे फ़ायदे ये होते हैं कि जो गैस, कुछ ट्रैप्ड गैसेस रहते हैं वो रिलीज़ होने में मदद होती है। इवन इफ़ यू सी, जब आप बच्चे को उल्टा सुलाते हो तो बेबीज दे ट्राई टू लिफ्ट द हेड, तो उनके हेड नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स थोड़ा स्ट्रेंथन होने में, हाँ, एक्सरसाइज हो जाता है बच्चे का, स्ट्रेंथन होने में मदद होती है। और एक चीज़ है कि बच्चे को अगर आप टमी टाइम नहीं देते हो तो बच्चा ऑल द टाइम इसमें सुपाइन पोजीशन मतलब स्लीपिंग पोजीशन में है, तो कभी कभी ये सर का पोर्शन उसका दब के फ्लैट हेड होने के चांसेस रहते हैं। आई हैव If हर्ड you're- अबाउट दिस फ्लैट Yes. हेड। ओके। सो इसलिए आप टमी टाइम देते हो तो उस टाइम के लिए उसको वो जो प्रेशर है वो कम रहेगा, तो फ्लैट हेड के लिए भी मदद रहता है। ओके। सर सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कौन से मंथ में क्या स्टार्ट करना चाहिए? या जो गाइडलाइंस है ना कि सॉलिड फूड नॉर्मली 6 मंथ्स पे शुरू करते हैं बच्चे का, बट 6 मंथ्स ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यू कैन डू प्लस माइनस। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऐसा ऐसा देखा सर, जॉइंटिस इज द कॉमन डिजीज। जॉइंटिस हो जाता है, मतलब होने के 2-3 दिन 4 दिन जॉइंटिस होता है। सो आप क्या एडवाइस करेंगे, मतलब ये कोई पहले की कुछ बीमारी है या फिर होते ही इट्स जनरली, मतलब इट्स बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट इन्फेक्शन होता है या पानी की वजह से होता है? नहीं, ये जॉन्डिस जो बच्चे में होता है तो मोस्टली इसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में है तो बच्चे का जो सर्कुलेशन है वो माँ कंट्रोल कर रही है, लाइक माँ उसका ब्लड फिल्टर कर रही है। बच्चे का लंग्स भी ओपन नहीं रहते जब पेट में रहता है, तो माँ ही उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। बट जब बच्चा बाहर आ जाता है तो उसके लंग्स खुल जाते हैं, उसके लीवर पे लाइक लीवर हैज़ टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑन इट्स ओन। तो शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा जॉन्डिस हो जाता है क्योंकि लीवर उतना फंक्शन कोप अप नहीं कर पाता है, मतलब जितना कि चाहिए फिल्टर करना ब्लड को। तो इसलिए हर बच्चे को होते रहता है, दैट्स वेरी नेचुरल नॉर्मल। बट इसमें वरी कब करना है कि जब लेवल लिमिट से ज़्यादा रहे तब। एंड कुछ कुछ फैक्टर्स है जिसमें कि ये जॉन्डिस थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे माँ का ब्लड ग्रुप अगर निगेटिव है और बच्चे का पॉजिटिव है तो कभी कभी बढ़ सकता है जॉन्डिस। तो उस केस में हमको उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी रहता है। अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और बेबी का ए या बी है तो देर आर ऑल चांसेस ऑफ इंक्रीज जॉन्डिस। सर जैसे हम आजकल देखते हैं कि बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या बिजी रखने के लिए स्क्रीन टाइम फोन के थ्रू या टीवी के थ्रू एक बहुत ही इजी ऑप्शन हो गया है। लाइक मम्मा को कुछ काम करना है घर के तो बच्चों को टीवी लगा के दे दिया, फोन लगा के दे दिया, या बच्चों को खाना भी खिलाना है तो स्क्रीन सामने रहती है और खाना वो फटाफट खा लेते हैं, अदरवाइज उनके बहुत कॉमन है। और या ये सबसे आजकल मुझे लगता है बड़ा प्रॉब्लम है।
और हाँ। पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क है कि उसको बच्चे को स्क्रीन से दूर कैसे रखें। हाँ, तो मुझे वही पूछना है कि कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम इज लाइक नॉर्मल, लाइक ओके फॉर चिल्ड्रन? अ, जितना मतलब रिकमेंडेशन है, WHO रिकमेंडेशन, IAP रिकमेंडेशन, अप टू 2 years ऑफ एज 0 स्क्रीन टाइम। अच्छा। हाँ, मतलब बच्चे को स्क्रीन दिखानी नहीं चाहिए। ओनली लाइक इन फ्यू केसेस वीडियो कॉल अगर आप कर रहे हो ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी भी रिलेटिव से बात करने के लिए कभी कभार ठीक है। 2 years के आगे 1 hour स्क्रीन टाइम इज़ अलाउड, बट वो भी सुपरवाइज चाहिए। लाइक कोई तो पेरेंट्स साथ में चाहिए उसके बच्चे के, एंड जो वो देख रहा है वो कंटेंट भी सिंपल चाहिए। जैसे कोई बेबीज़ का स्टोरी है जिसमें कोई मैसेज जा रहा है, या फिर कोई एजुकेशनल कंटेंट है जिसमें कि कलर शेप्स वगैरह उसको दिखा रहे हैं, या फिर कोई इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि लाइक वीडियो के कारण वो क्लैप करने को लगा रहे तो बेबी क्लैप कर रहा है, उसको बेबीज़ को समथिंग लर्निंग। समथिंग लर्निंग, राइट। सो ऐसे अलाउड है, और को विविंग चाहिए ऑलवेज, लाइक some like any of the parents should be watching along with baby, और वो बात करे उससे बेबी से कि what he's learning from that, what he's seeing, interactive session चाहिए। ओके। तो दिट्स अलाउड, क्योंकि स्क्रीनिंग के कारण मतलब जब ये स्क्रीन टाइम का जो प्रॉब्लम है ये जब से कोविड आया उसके बाद में ही ज़्यादा हो गया, हाँ, क्योंकि पहले actually। स्मार्टफोन इतने नहीं होते थे, अभी इतना एपिडेमिक हो गया है। सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर पेरेंट्स ऑल्सो, और इसके कारण काफ़ी सारे इश्यूज भी आ रहे ओके, सो लाइक फॉर 2 years जीरो हैं। स्क्रीन जीरो स्क्रीन टाइम। वाओ। ओके। जनरली एक और चीज़ है जिससे काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि कोई भी एक एक्टिविटी या दो एक्टिविटी जो बच्चा लेट पकड़ता है, तो कभी किसी बच्चे में बात करना हो सकता है, कभी चलना हो सकता है, कभी और कोई रूटीन हैबिट। आपको क्या लगता है, क्या रिकमेंडेड है, मतलब इट्स ओके अप टू 3 years नहीं चला, आफ्टर 3 years, आफ्टर 2 years इट इज़ ओके, या बात बाद में करेगा तो भी चलेगा? टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो नॉर्मली ऐसे रहता है कि 1.5 साल के जो बच्चा रहता है वो ऑन एन एवरेज 6 to 10 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलते हैं, जैसे बॉल को बॉल, या ममा को ममा, पापा को पापा, ऐसे। अगर कोई बच्चा बहुत कम बोल रहा है या फिर नहीं बोल रहा है, तो हम फिर पेरेंट्स को पूछते हैं कि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है क्या। मतलब अगर आप उसको पूछते हो कि वेयर इज़ योर नोज, तो वो दिखाता है क्या, बॉडी पार्ट दिखाता है क्या, घर के ऑब्जेक्ट्स दिखाता है क्या, फैन किधर है, टीवी किधर है। अगर वो दिखाता है तो देन ऑल्सो यूर ओके, कि उसका अर्थ है कि उसका वो सुन रहा है, उसको पता है कि वो ऑब्जेक्ट्स उधर है और वो बता रहा है। इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट अगर ये भी नहीं कर रहा है बच्चा, तो देन वी नीड टू वॉच फॉर कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको देखना रहता है कि कहीं हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे में। और भी कुछ बीमारियां रह सकती, जैसे ऑटिज़म आजकल काफ़ी कॉमनली आइडेंटिफाई होता है, जिसमें कि सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज बहुत डिलेड रहता है। तो फिर हम पेरेंट्स को वॉच रखने के लिए बोलते हैं। अगर पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट इज़ नॉट देयर, देन वी कंसल्ट लाइक सुपर स्पेशलिस्ट फॉर दिस, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट काफ़ी हेल्प करता है। ओके, सो इट्स लाइक कि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, दैट्स फाइन, पर अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहा है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, देन इट्स अ सीरियस इशू दैट यू शुड लुक इनटू। ओके, बट इफ नॉन वर्बल कर रहा है, देन इट्स फाइन, Yeah, then we can wait like वेट फॉर सम मोर टाइम। for some more time. दिस इज अप टू 3 years। Yeah, एंड सर ये वर्चुअल What ऑटिज्म what क्या is होता this है? virtual autism? वर्चुअल ऑटिज्म भी आजकल काफ़ी कॉमनली डायग्नोस हो रहा है। तो वर्चुअल ऑटिज्म में ऑटिज्म जो रहता है, जिसमें कि आपका बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कम रहता है, आई टू आई कांटेक्ट कम रहता है, लैंग्वेज डिलेड रहता है, तो दैट्स लाइक प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न। बट वर्चुअल ऑटिज्म जो रहता है उसमें सिम्टम्स वैसे ही रहते हैं, यही सारे सिम्टम्स रहते हैं। बट इसमें ऐसे कि अगर आप बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कर दो तो उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो इसके लिए उसको वर्चुअल ऑटिज्म ऐसे नाम दिया गया है। कुछ डॉक्टर्स को ही लाइक इन देयर प्रैक्टिस दे फाउंड कि उन्होंने डायग्नोस किया बच्चे को ऑटिज्म है, ये डायग्नोस किया। और ऑटिज्म का तो ट्रीटमेंट काफ़ी लाइक लेंदी रहता है, इट्स लाइक डिसीज ऑफ कंसर्न।
इट्स मोर ऑफ थेरेपी या थेरेपीज और काफ़ी सारा लगता है उसमें। बट इन बच्चों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाया गया जब उनका स्क्रीन कम कर दिया गया, तो इसलिए फिर वो सेपरेट एंटाइटी बनाया गया कि वर्चुअल ऑटिज्म। सो फिर जो उनको वर्चुअल ऑटिज्म डायग्नोस होता है, उनको सिर्फ यही रहता है कि आप पेरेंट्स को लाइक वी नीड टू काउंसिल कि स्क्रीन कैन बी दिस मच हार्मफुल। तो आपको एज ए पेरेंट बच्चों को दूर रखना है स्क्रीन से। बच्चों से बातें करते रहिए, स्टोरी टेलिंग, बच्चों को स्टोरी बोलने को लगाइए। मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड स्क्रीन मतलब नहीं के बराबर। ओके। कहीं ना कहीं सर हम लोग बहुत सारी चीज़ें वेस्ट से कॉपी की है, तो ये भी हमने वेस्ट से, मतलब ऑटिज्म तो हमने कभी सुना नहीं, तो बीमारी के भी नए नए टाइप इजाद हो रहे हैं। मतलब हमने पहले तो नहीं सुना, पहले इट वाज लाइक चेचक, सो चेचक था। नहीं, ऑटिज्म तो पहले भी था, है। पहले ऑटिज्म जो मतलब अभी आप मेंटल हॉस्पिटल अगर देते हो, तो जो अपने यहाँ पे पागल बोल के छोड़ देते छोड़ हो, देते मतलब हैं। उसको हाँ। दिमाग ही नहीं है ऐसे, हाँ। बट वो ऑटिज्म रहता है अच्छा, ऐसे। वो ओके। मतलब वो पहले तो मतलब हर मेंटल प्रॉब्लम को बोल पागल देते, ही हाँ। बोल देते थे, हर अभी मेंटल उसको इशू प्रॉपर को। ट्रीट करके उसको वो कैटेगरी में नहीं जाने देते, समझो कि हाँ। ऑटिज्म किस एज में आप आइडेंटिफाई करते हैं सर? 2 इयर्स, मतलब नॉर्मली 1.5 ईयर से भी कर सकते हैं, बट 2 to 3 इयर्स इज द टाइम जहाँ पे मैक्सिमम आइडेंटिफिकेशन होते हैं। अच्छा, ओके। सो मतलब आप जब उसके मूवमेंट देखते हैं तब पता चलता है, हाथ पैरों के मूवमेंट से पता चलता है, या इट्स क्वाइट मतलब दिख के आता है सामने? क्योंकि 1.5-2 साल में तो बच्चा कुछ समझेगा नहीं, तो व्हाट इज सोशल इंटरेक्शन, व्हाट इज दैट, मतलब वो तो उसके लिए तो या बेस्ड ऑन हिस्ट्री ना, पेरेंट्स हिस्ट्री देते हैं कि ओके, हाँ। यही मतलब लैंग्वेज डिले हो गया, बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत है कि मतलब कहीं पे भी कंसंट्रेट नहीं करता है, जब उसको आवाज़ दो तो ही डजंट रिस्पॉन्ड। उसको अगर कोई उसके इंटरेस्ट की चीज़ अगर है तो ही रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और बाकी जब लोग आते हैं तो उनसे आई टू आई कांटेक्ट नहीं करेगा, इवन पेरेंट्स से भी आई टू आई कांटेक्ट कम करते हैं। तो ये क्लियर कट हमको सिग्नल देता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। फिर उसका एक चेकलिस्ट रहता है, तो उस चेकलिस्ट में अगर उसको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही पूछते हैं, तो उसमें अगर आता है कि नहीं, उसका बच्चे का सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, आई टू आई कांटेक्ट बहुत कम है, और भी सारी चीज़ें समझो, तो फिर हम डायग्नोस करते हैं उसको ऑटिज़म है, और ऑटिज़म का फिर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सर आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, तो वो हर चीज़ गूगल करते हैं। या तो एज अ पेडियाट्रिशियन आपको ये चीज़ फ़ायदा देती है या आपकी परेशानी और बढ़ा देती है? गूगल आपको कितना परेशान करता है? मतलब मैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूँ तो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज पीडियाट्रिशियन को मिलने के पहले आ जाता है। छोटी-छोटी चीज़ों का उनको लाइक सॉल्यूशन भी मिल जाता है, बट कभी-कभी ये प्रॉब्लम भी देता है। जैसे मैं आपको एक रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एक मदर आई थी, मदर फादर दोनों थे, पर मदर एकदम एंग्शियस थी, मॉर्निंग में ही आए थे वो। अ, उसके उनकी डॉटर के साथ आए थे। तो उनका मतलब मैंने पूछा लाइक व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि आई हैव नोटिस्ड वन लंप इन द नेक, यहाँ पे गांठ है लड़की के, एंड मैंने नेट पे देखा है, तो उसमें दिखा रहा है कि ये कैंसर हो सकता है बल्कि, एंड माय मदर इन लॉ, शी डाइड आउट ऑफ लिम्फ नोड कैंसर। तो आई कुड नॉट स्लीप ओवरनाइट। तो मतलब ऐसे उन्होंने बोला। फिर जैसे कि वो शी इज़ माई रूटीन पेशेंट, तो वो 1 हफ्ते पहले ही आई थी मेरे पास। तो आई वाज़ नोइंग कि उसको वायरल था, और वायरल इन्फेक्शन के बाद में नोड्स बढ़ जाते हैं, ये अपने डिफेंस ग्लैंड रहते हैं बॉडी के, वो वायरस को फाइट करने के लिए बॉडी बढ़ाती है और वहाँ से डब्ल्यूबीसी भेजती है। फिर भी मैंने चेक किया उसको, क्योंकि 90% केसेस में ये नोड्स नॉर्मल रहते हैं, 10% केसेस में कभी रह सकते हैं एब्नॉर्मल। तो आई फाउंड कि उसको वो उसी के कारण है ऐसे। तो आई रीअश्योर्ड हर कि नहीं, वो उसके कारण है, वायरल इन्फेक्शन के कारण, और आप भूल जाइए। तो तब भी उसका था नहीं, आप उसका बायोप्सी कीजिए, आप उसका टेस्ट कर लीजिए। मतलब प्लीज़, उसका टेस्टिंग का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप 15 दिन 1 महीना वेट कीजिए, अगर उसके बावजूद रहा तो आप ले आइए। ये जन्म गुट्टी हम देते हैं, सो डाबर की देते हैं, कोई कौन सी देता है, जन्म गुट्टी का क्या मतलब, इसका कुछ फायदा है या कुछ हेल्थ पे कुछ नहीं, नहीं, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं इम्पैक्ट देना है? चाहिए। अच्छा, देना ही नहीं चाहिए? या ऑफ कोर्स, मतलब
जैसे अपनी बात हुई, ब्रेस्ट मिल्क इज सो मच इम्पोर्टेंट, उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो नेचर नहीं दिए है, हाँ, वो बच्चे के हर विकास के लिए यूज़फुल है। तो हमें सोच के उसको जो जन्मघुटी में देते हैं, बादाम, खारिक या आयुर्वेदिक हर्ब्स कुछ देते हैं, तो दिस इज़ अननेचुरल ना, उसको क्यों लगेगा ये इतने कम एज में? तो इसके इसके कारण बच्चों में एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी-कभी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर आपने हाइजीन नहीं लिया। तो डेफिनिटली नो टू गुटी। ये स्टडीज़ में भी पाया गया है कि जो बच्चों को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क जो भी देते हैं आप, गुटी या फिर अलग-अलग ट्रेडिशन में अलग-अलग प्रैक्टिसेस है, तो ये सब कुछ हार्म कर सकता है, फ़ायदा तो कुछ नहीं रहता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो मतलब ये तो क्वाइट नॉर्मल है कि दादी की गुट्टी दिएगी, आई नानी नो। नानी की गुट्टी दिएगी, माँ की गुट्टी दिएगी, यस, किसने यस। गुट्टी दी है वो, और दादी-नानी जो दैट रहता है कैरीज उनका लाइफ टाइम, वही द रहता गर्ल है और कि बॉय मतलब कब कैरीज, मैं गुट्टी दूँ बेबी को। हाँ कब, और वो पूरे जीवन भर मतलब अगर उसका कोई भी स्किल ऐसा डेवलप होता है जो उसकी दादी या नानी से मैच होता है तो इट इज नेम्ड एज कि इसकी दादी की गुट्टी है इसको मतलब उसकी हाँ, कोई हाँ, हैबिट उससे में वो डायलॉग ही है। हाँ, नहीं इवन अब मुझे याद आ रहा है कि कुछ ऐसा प्रैक्टिस भी होता है कि हनी बेबी के बर्थ पे या चटाते हैं हनी हनी। हनी चिटाते, तो इज इट नो, नो, नॉट हनी एट इज़ ऑल नॉट ओके? एट ऑल ओह रिकमेंडेड माय टिल 1 गॉड। ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि मतलब हनी में पाया गया है कि कभी-कभी हनी इज़ कॉन्टामिनेटेड विद अ बैक्टीरिया, इट्स कॉल्ड बोtulism बैक्टीरिया, तो जो कि एक बच्चों में सीरियस इलनेस कर सकता है। और जब स्टडीज़ में पाया गया है कि वो प्रॉब्लम इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही होता है, तो रिसर्च में पता चला कि वो हनी के कारण किसी बच्चे में होता है, बट वो सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसलिए फिर हनी बैन कर दिया है टिल 1 ईयर ऑफ एज। सर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट कैसे डिफर करता है नेचुरल बोर्न किड्स वर्सेस आईवीएफ किड्स, कुछ फर्क पड़ता है या कुछ नहीं, मतलब इट इज ऑलमोस्ट सेम? मतलब आईवीएफ किड्स अगर ब्रेस्ट फेड है, तो वो नेचुरल बॉर्न किड्स के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम रहेगा, ओके, क्योंकि सिर्फ आप एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन ये हुआ है, मतलब वो आपने किया है उसको, बट है तो नेचुरल ह्यूमन बीइंग ना, और आपने अगर उसको ब्रेस्ट मिल्क दिया है मदर ने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इफ बेबी इज बॉर्न फुल टर्म, बाद में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, ब्रेस्ट फीडिंग है, तो नॉर्मली तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो कोई ऐसी बीमारी जो पहले बहुत थी और अभी नहीं है, और पहले नहीं थी और अभी है? या बहुत सारी बीमारियां जो पहले थी, जानलेवा बीमारियां थी, वो अभी काफ़ी कम हो चुके हैं, जैसे मीजल्स, चिकन पॉक्स जो माता जी जिसको बोलते हैं, एंड पोलियो जैसे, यू मस्ट बी नोइंग, पहले तो कितने सारे लोग उससे पैरालिसिस हो जाते थे, डेथ भी हो जाते थे, अभी तो इरेडिकेट हो चुका है वो। तो बहुत बिकॉज ऑफ सारी बीमारियां, वैक्सीनेशंस। या बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। व्हाट इज मीजल्स? मीजल्स इज गोवर, मतलब मराठी में गोवर बोलते हैं और हिंदी में गौर बोलते हैं उसको। ओके, ऐसी बीमारियां जो पहले नहीं थी और अब हैं? जैसे चाइल्डहुड अस्थमा पहले बहुत रेयर था, बट आजकल बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ वही एनवायरमेंटल चेंजेस वगैरह, ओके, एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, जैसे अपनी बात हुई ये ऑटिज्म, हाइपर एक्टिविटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, चिड़चिड़ापन बच्चों में, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स काफ़ी अभी बढ़ गए, पहले इतने नहीं थे। ओके, सर मदर की फूड हैबिट्स बच्चे को कैसे इम्पेक्ट करती हैं, मतलब ऐसा जनरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी नॉन वेज नहीं खाना है या ड्रिंक नहीं करना है। ड्रिंक नहीं करना है, मसाला वाला फूड्स नहीं खाना है, तो हाँ, ये कितना इम्पेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी? सो पोस्ट डिलीवरी बच्चे के लिए कितना, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ऑब्वियसली आप जो खा रहे हैं वो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट डज मैटर, बट आफ्टर डिलीवरी जो रहता है, कि माँ ने ये खाया होगा इसलिए बच्चे को ये हो रहा है, तो ये इसमें मिथ्स ज़्यादा है। जैसे कि बच्चों को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, सभी बच्चों में थोड़ा बहुत जॉन्डिस रहता है, उनका लिवर मैच्योर होने में टाइम लगता है इसलिए, और उसके कारण बच्चों को लूज मोशंस होते रहते हैं, विच आर कंसिडर्ड नॉर्मल, हम लोग उसका ट्रीटमेंट भी नहीं देते, जो कि 1 सवा महीने में ठीक भी हो जाते हैं अपने आप। बट घर पे जो ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि माँ ने ये खाया होगा, तीखा खाया होगा, या फिर ये वो खाया होगा, इसके कारण बेबी को हो गया। सो दीज आर मिथ्स। सो माँ का डाइट जो है वो नॉर्मली इतना कुछ अफेक्ट नहीं करता है ब्रेस्ट मिल्क के लिए। माँ ने हेल्दी डेफिनेशन का सारा कुछ खाना चाहिए, जो भी हेल्दी रहता है,
ऑल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, नट्स वगैरह खाना चाहिए। ओके सर, बहुत सारे मिथ्स हैं बच्चों को लेके। मतलब कोई गुट्टी पिलाने का मिथ है, कोई काजल लगाने का मिथ है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मिथ्स है, रिचुअल्स बोल सकते हैं, मिथ्स बोल सकते हैं, जो फॉलो होते हैं, मतलब एडवाइज्ड नहीं है बट फॉलो होते हैं। तो हम ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उसको हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सही हैं या गलत हैं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आपको इसमें हाँ या ना, मोस्ट प्रेफरेबल आंसर इज हाँ या ना, यस एंड नो, विद लॉजिक इफ यू कैन। यस। अगर मदर को फीवर है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए। रॉन्ग, मतलब कराना चाहिए। ओके, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप बीमार हो नहीं हो, इट्स नॉर्मल। यस। कोई भी वायरस जो रहते हैं, कॉमन वायरस जो रहते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क से नहीं जाते हैं, वो एयरबॉर्न जाते हैं, हवा से। तो मदर कैन वेयर द मास्क और स्कार्फ पहन सकती है और फीड करा सकती है। इनफैक्ट ऐसे पाया गया है कि जब मदर को कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो मदर के एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में से जाके बेबी को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके। तो इनफैक्ट फीड तो कराना ही चाहिए। पर मास्क लगा के, मतलब Yes. ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होगा बट उससे हो सकता है, एयरबॉर्न जा एयरबॉर्न सकते से। हैं, राइट। ओके। काजल लगाने से बच्चों की आंखें बहुत अच्छी सुंदर हो जाती काजल में लेड रह सकता है, तो न्यूबॉर्न की जो डेलिकेट आइज है उसके लिए कभी कभी ये हार्म भी कर सकता है। इवन बच्चों के जो टीयर डक्ट रहते हैं, जहाँ पे टीयर प्रोडक्शन होता है, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसलिए काजल नॉट अलाउड, मतलब नॉट रिकमेंडेड। और उससे आंखें बड़ी हो जाती है, ये तो मुझे मतलब बहुत ही फनी लगता है ये कॉन्सेप्ट जो है। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आंखें बड़ी होती है उससे। चबी बेबीज वर्सेस थिन बेबीज। वेट शुड बी बैलेंस्ड, लाइक ज़्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। अगर किसी बच्चे का वेट ज़्यादा है नॉर्मल से, तो दैट कुड बी अ अर्ली साइन ऑफ एडल्टहुड ओबेसिटी। तो chubby baby is not healthy babies always. ओके, सो इट शुड बी एज पर एज एंड Yeah, रिलेवेंट एज पे रिलेवेंट वेट की तरह है, right, that's- right. सो जो कोलेस्ट्रम होता है, विच इज कि मदर का पहला मिल्क, Yes, यूजुअली कहते हैं कि वो बासी होता है या अच्छा नहीं होता है और उसे फेंक yes. देना चाहिए। सो इज इट करेक्ट और Yeah, नॉट? this is very like a bad myth which was practiced in India. कोलेस्ट्रॉम को साइंटिफिकली लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, ओके। एंड मदर्स फर्स्ट वैक्सीन भी कहा जाता है। लिक्विड गोल्ड इसलिए क्योंकि वो येलोइश कलर का रहता है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। एंड मदर्स फर्स्ट वैक्सीन इसलिए क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ रहते हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स एंटीबॉडीज़ रहते हैं जो बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनफैक्ट हमारे हिसाब से कोलेस्ट्रॉम इज़ द बेस्ट फर्स्ट मिल्क जो बच्चे को देना ही चाहिए। दांत आने के टाइम पे बुखार आता है, लूज मोशंस होते हैं, दिस इज राइट रॉन्ग? दांत आने के टाइम पे बच्चों को थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, ड्रूलिंग हो सकता है, सलाइवेशन जो रहता है। बट जो हाई फीवर आना या फिर डायरिया होना, ऐसे नहीं हो सकता। दे आर बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शंस। सो अगेन अ मिथ। बेबी वॉकर से बेबीज जल्दी चलना सीख जाते हैं। बेबी वॉकर्स से ना बच्चों को थोड़ा फॉल्स इनसे ये आता है, फॉल्स सिक्योरिटी आता है। उनको लगता है कि मैं चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट। बट स्टडीज़ में पाया गया है कि उसके कारण किसी किसी बच्चे को पैर पे प्रेशर आके बो लेग्स, मतलब पाँव थोड़े से उनके कर्ड हो सकते हैं। इवन वॉकर में जो उनको फॉल्स सिक्योरिटी आता है, इसलिए बेबीज जब उनका एज बहुत कम है बट दे कैन गो डिफरेंट प्लेसेस, तो कभी कभी उसके कारण एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं कहीं से, वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं ना उसके कारण। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स पाए गए हैं बेबी वॉकर के कारण होते हैं, तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड। गर्मी में बच्चों को भरपूर पानी पिलाना चाहिए। बच्चों को 6 मंथ्स के आगे या पानी पिलाना चाहिए, बट जो अपने यहाँ पे मिथ्स है कि 6 मंथ्स के पहले जब ब्रेस्ट फेड बच्चा है या फिर फॉर्मूला फेड है उसको भी पानी पिलाओ, गर्मी है ऐसे सोचते हैं, विच इज़ नॉट गुड। क्योंकि मिल्क में अगर आप देखोगे तो 88% पानी ही रहता है। एंड वन मोर लाइक वेरी लाइक इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ नेचर कि माँ का दूध सीजन के हिसाब से उसका ये भी वॉल्यूम भी चेंज होता है। मतलब समर में उसमें लिक्विड पार्ट ज़्यादा रहेगा, ओके। या हियर कंटेंट चेंज होता है। कंटेंट चेंज होता है।
इवन लाइक आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर, जो कि मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा था जब मेरे रेसिडेंसी में मैंने ये सुना था कि ड्यूरिंग डे ऑल्सो, लाइक ओवर द डे ऑल्सो, माँ का दूध का कंटेंट चेंज होता है। जैसे मॉर्निंग में लिक्विड ही ज़्यादा रहता है, रात में जैसे बच्चे सो जाते हैं तो उनको ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए, दोपहर में उसमें फैट्स थोड़े ज़्यादा आते हैं, और इवनिंग में उसमें मेलाटोनिन और ट्रिप्टोफैन रहता है, जो कि स्लीप प्रोड्यूसिंग ये रहते हैं, सब्सटेंसेस रहते हैं। सो इंटरेस्टिंग। सर एम्बिलिकल हर्निया क्या बीमारी है और इसका क्या ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अप टू व्हाट एज अगर ये ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो फिर आपको आगे क्या एक्शंस लेने पड़ते हैं? अम्बिलिकल हर्निया तो काफ़ी कॉमन रहता है लाइक बेबीज़ में, क्योंकि उनके अम्बलाइकस, ये जो माँ का जो कॉर्ड रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लाइक मसल वीकनेस रहता है, इसके लिए थोड़ा प्रोट्रूड होता है वो एरिया, और उसी को अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। तो ये अगर उसका साइज़ लिमिटेड है तो हम मोस्टली लिमिटेड ही रहता है, तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बाय 1 ईयर और 1.5 ईयर ये चला जाएगा। पर कभी-कभी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है अगर है, तो उस पे भी थोड़ा वॉच रखना पड़ता है। वो कम भी हो सकता है, और कभी-कभी नहीं कम हुआ तो उसको सर्जरी भी लग सकता है। बट इट्स वेरी मच हार्मलेस प्रॉब्लम। अगर सर्जरी भी लगा फ्यूचर में तो दैट्स वेरी नॉर्मल सर्जरी, मतलब। एक एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा था सर, हुँ। कि जब आप बीमार होते हो तो आप वो सब कीजिए जो अ, जानवर जंगल में करते हैं ना। जानवर जंगल में ना खाना खाते हैं, वो सिंपल सोते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, पानी पीते हैं। ये स्टेटमेंट आज की डेट में रिलेवेंट है इन केस ऑफ ह्यूमंस? मैंने किसी डॉक्टर से ये सम एक्सटेंट आई विल से, क्योंकि जैसे बच्चे को ये हो गया, लूज मोशंस है या स्टमक अपसेट है बच्चे को, तो नॉर्मली हम लोग भी एडवाइस करते हैं कि आप स्टमक रेस्ट दो, मतलब पेट, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा पूरा, तो आप जस्ट लिक्विड डाइट कुछ ना कुछ देते रहो, पानी या ओआरएस ऐसे। जब बच्चा खुद से मांगने लगे तब उसको खाना देना चाहिए। तो लाइक दिस इज़ क्वाइट गुड प्रैक्टिस, क्योंकि इस सिचुएशन में मदर्स दे टेंड टू फोर्स अगेन, नहीं एक्चुअली। हाँ, खा ले, तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं होएगा और उससे और ज़्यादा टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। और बाकी की जो बीमारियां हैं, जैसे अभी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, समझो किसी बच्चे को निमोनिया है या फिर टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, तो बच्चा उस बीमारी के कारण कम खा रहा है, बट थोड़ा बहुत तो उसको कैलोरीज फाइट करने के लिए चाहिए, तो आप लिक्विड थोड़ा थोड़ा दे सकते हो उसको, जैसे सूप दे दिया। हार्ड डाइट तो नहीं देना चाहिए ऐसे टाइम पे, बट जो लाइट ऑन स्टमक है वो दे सकते हैं। वैक्सीन देने से इम्यूनिटी वीक हो जाती है? या ये भी काफ़ी लोगों में मिथ्स रहता है। वैक्सीन जो है इनफैक्ट इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आप देखोगे कोई भी वैक्सीन, फॉर एग्जांपल हम फ्लू वैक्सीन का लेते हैं, तो उसका कंटेंट क्या है कि फ्लू वायरस को हाफ किल्ड करके उसमें दिया है, वो जो आपके बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं, तो बॉडी को पता नहीं कि ये हाफ किल्ड है, बॉडी ट्राइज टू फाइट दैट इन्फेक्शन, तो उस दरमियान बॉडीज में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और वो एंटीबॉडीज उसके मतलब आगे भी रहते हैं, तो जब रियल वायरस आएगा तो बॉडी उसको फाइट करेगी, तो मतलब आपका इम्यूनिटी तो बढ़ता है वैक्सीनेशन से। एमएमआर वैक्सीन से बच्चों को ऑटिज्म का खतरा रहता है? या ये मतलब दिस इज़ अ मिथ, बट ये काफ़ी इंटरनेट के कारण फैला है पेरेंट्स में। एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज़म का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये स्टडीज़ में प्रूव हुआ है, मतलब बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसर्च में पता चला है। कोई तो एक डॉक्टर ने थ्योरी ये रखा था कि क्योंकि ऑटिज़म का डायग्नोसिस नॉर्मली 1.5 ईयर्स से लक्षण शुरू होते हैं, तो उन्होंने थ्योरी पुट किया था कि 9 मंथ्स पे एमएमआर वैक्सीन लगता है, तो कहीं उसके कारण तो नहीं होता है। फिर बाद में मतलब पाया गया कि जिनको वैक्सीन नहीं देते उनमें भी इंसिडेंस उतना ही है, तो देयर इज़ नो रिलेशन, दिस इज़ अ रूमर आई विल से। So is it true that fever always need to be treated immediately? फीवर एक लक्षण है, मतलब कोई बीमारी का लक्षण है, तो उसको ट्रीटमेंट, मतलब फीवर का मेडिसिन तुरंत देने की वैसे ज़रूरत नहीं रहती है। अगर फीवर के कारण बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, बहुत उसका बॉडी पेन है वगैरह, तो आप दे सकते हो फीवर मेडिसिन, बट तुरंत फीवर आया तो मेडिसिन देना ज़रूरी नहीं है। आटा उपटन लगा के बेबी के बॉडी हेयर्स निकालने चाहिए वाया मसाज? और बेबीज़ के बॉडी पे जो हेयर्स रहते हैं ना, उसको लैन्यूगो हेयर्स बोलते हैं, जिनकी की जड़ें नहीं रहती हैं, वो वैसे भी जाने ही वाले रहते हैं। सो आटा उपटन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो जाते ही है।
और जिनकी जड़ें रहती है, फॉर एग्जांपल मतलब हेड के हेयर्स, उसको आप कितना भी आटा लगाओ वो तो फिर से आने ही वाले हैं। सो आटा उपटन लगा के बाल जाते हैं, मतलब निकालने चाहिए, ऐसे तो नहीं है। अखरोट खिलाने से बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलेगा। अखरोट में डीएचए रहता है, लाइक विच इज़ वेजिटेरियन लोगों के लिए डीएचए की सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड रहता है, उसमें एक अखरोट है। बाकी के जैसे पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स वगैरह रहते हैं, तो ये सारा देना ब्रेन के लिए तो अच्छा रहता है। डीएचए इज़ लाइक विटामिन फॉर ब्रेन, सो आप दे सकते हो। ओके, एंड व्हाट इज द क्वांटिटी रिकमेंडेड? डिपेंडिंग ऑन एज अगेन, जैसे न्यूबॉर्न बेबी जैसे अप टू 1 ईयर हाफ अखरोट मैक्सिमम, 1 to 2 ईयर्स 1 अखरोट आप दे सकते हो। उसके आगे 1 to 2 अखरोट पर डे देख सकते हो। कीड़े मारने की दवाई का क्या रोल है सर? एक हाँ, हम जनरली सुनते हैं कि भाई पेट दर्द हो रहा है तो बच्चे को हर 6 महीने हाँ में कीड़े हाँ, मारने की दवाई दे दीजिए। राइट, उसको डीवर्मिंग बोलते हैं, वर्म्स को निकालने के लिए। तो पहले ज़माने में काफ़ी होते थे, मतलब वर्म्स होना काफ़ी आम बात थी, बट आजकल वर्म्स होना उतनी आम बात नहीं है बिकॉज ऑफ हाइजीन। सब तरफ टॉयलेट्स हो गए और बाकी का हाइजीन के कारण बहुत रेयर है। फिर भी इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंड करता है कि 2 ईयर्स के आगे हर बच्चे को आप हर 6 महीने को दे सकते हैं। इन केस किसी को अगर वर्म्स है तो वो निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर यहाँ पे आने के लिए एंड इतना सारी चीज़ें बताने के लिए। बट जाने से पहले मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा मैसेज हमारी पब्लिक के लिए दीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चा अलग रहता है, उसकी अलग खासियत रहती है, तो उस खासियत पे फोकस कीजिए, उसको उभारिए। इफ़ यू कंपेयर विथ अदर किड, तो बच्चे का मनोबल थोड़ा डाउन हो सकता है। थैंक यू।